बारिश में नदी किनारे 3 बहुओं की खेती। सावन का महीना था और लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कंचनपुर गांव के पास बहने वाली रूपमती नदी उफान पर थी। नदी के ठीक किनारे बनी एक कच्ची झोपड़ी के भीतर दीनदयाल का पूरा परिवार कैद था। दीनदयाल, उनकी पत्नी भागवती, उनके 3 बेटे राम, श्याम और मोहन, और साथ ही उनकी 3 बहुएं राधा, मीरा और सावित्री, सब एक साथ उस छोटी सी जगह पर सिमटे हुए थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और झोपड़ी की फूस की छत से पानी लगातार नीचे टपक रहा था। राधा रसोई के कोने में बर्तनों को सरका रही थी ताकि पानी अनाज के बोरों पर ना गिरे। मीरा, जरा वो खाली परात तो यहाँ लाना। देखो, इस तरफ पूरा पानी सीधे चूल्हे के पास गिर रहा है। सूखी लकड़ी भी भीग चुकी है। आज तो रात का खाना भी बनाना मुश्किल लग रहा है। दीदी, परात तो पहले ही जेठ जी के सोने वाली जगह के पास लगा दी है। वहाँ से तो पूरी धार बह रही है। सावित्री, तुम्हारे पास कोई सूखी बोरी बची है क्या? जरा इस खंबे के पास लगा दो, यहाँ से पूरी मिट्टी खिसक रही है। भाभी, बोरियां तो सब गीली हो चुकी है। इस छोटी सी झोपड़ी में 9 लोग कैसे रहेंगे? पैर फैलाने की भी जगह नहीं है। ऊपर से ये नदी की आवाज, ऐसा लगता है कि पानी अभी हमारी झोपड़ी के भीतर घुस जाएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे, डरने से क्या होगा छोटी बहू, नदी किनारे रहने का यही नतीजा होता है। जब तक तुम्हारे ससुर और बेटों का शहर में मिल में काम चल रहा था, तब तक तो पक्के मकान का किराया दे रहे थे। अब जब वो मिल ही बंद हो गई है और काम छूट गया है, तब से इस ढहती छत के नीचे ही दिन काटने पड़ेंगे। अरे भगवती, बहुओं को क्यों डांट रही हो? अरे गलती मेरी है। मेरी उम्र ढल गई, दुकानदारी बंद हो गई और लड़कों की नौकरी भी इस मंदी में चली गई। जमीन हमारे पास है नहीं। अब इस नदी के किनारे की बंजर रेतीली मिट्टी ही हमारा सहारा है। बाबूजी, आप चिंता मत करो। कल सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी थमेगी, मैं और श्याम शहर की तरफ जाएंगे। कोई न कोई मजदूरी तो मिल ही जाएगी। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में शहर के रास्ते भी बंद है। हर जगह पानी भरा है। जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता, कोई नया काम मिलना बहुत मुश्किल है। और घर का राशन भी सिर्फ 2 दिन का ही बचा है। माँ, अगर राम भैया और श्याम भैया कल बाहर नहीं जा पाए तो हम क्या खाएंगे? रात भर बारिश की गड़गड़ाहट चलती रही। सुबह होते होते आसमान थोड़ा साफ हुआ, लेकिन ठंडी हवाएं और रिमझिम फुहारें अभी भी जारी थी। नदी का पानी रात के मुकाबले थोड़ा पीछे हट चुका था। राधा, मीरा और सावित्री पानी भरने और सूखी लकड़ियों की तलाश में नदी के किनारे किनारे काफी दूर तक निकल गई। अचानक सावित्री का पैर नदी के बहाव से आई ताजा गाली मिट्टी पर पड़ा। उसने ध्यान से देखा कि वहाँ कुछ उगा हुआ था और लहरों के थपेड़ों के बाद भी हरा भरा था। राधा भाभी, मीरा भाभी, जरा इधर आओ। देखो तो सही, इस उफनती नदी के ठीक पास जहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ ये बेल कितनी हरी भरी है और इसमें देखो छोटे छोटे फल भी आए हैं। अरे हाँ, ये तो जंगली ककड़ी और तरबूज की बेलें हैं। ताज्जुब की बात है, इस रेतीले और कीचड़ वाली मिट्टी में भी ये पौधे इतने मजबूत खड़े हैं। मीरा, ये आम रेत नहीं है। नदी जब पहाड़ों से बहकर आती है तो अपने साथ बहुत उपजाऊ काली मिट्टी और गाद लेकर आती है। देखो, ये मिट्टी कितनी भूरी भूरी और उपजाऊ लग रही है। अगर इस पूरी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर हम खुद खेती करें तो? भाभी, आप खेती की बात कर रही हो? हमारे पास तो ना हल है, ना बैल और ना ही कोई औजार। और माँ जी को तो आप जानती ही हो कि वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी। सावित्री, जब पेट में भूख हो और छत से पानी टपक रहा हो तो रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हमारे आदमी शहर जाकर काम ढूंढेंगे, तब तक हम तीनों यहाँ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकती। इस मिट्टी में सोना छुपा है, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दीदी, मैं आपके साथ हूँ। वैसे भी शहर की मिलों में धक्के खाने से बेहतर है कि हम अपनी ताकत इस जमीन पर आजमाएंगे।
लेकिन सबसे पहले हमें माँ जी और बाबूजी को मनाना होगा। दोपहर के समय आसमान से फिर से काले बादल छन आए। राम, श्याम और मोहन ने अपने छोटे छोटे थैले तैयार कर लिए थे। वो काम की तलाश में पास के कस्बे की तरफ निकलने वाले थे। घर के आंगन में चिलचिलाती धूप की जगह अब फिर से ठंडी हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगी। राधा ने अपने पति राम को विदा करते समय अपना इरादा उसके सामने रखा। आप अपनी चिंता कीजिए और सुनिए, अगर शहर में काम ना भी मिले तो परेशान मत होना। हमने घर के पास ही कुछ करने का फैसला किया है। राधा, हम जा रहे हैं। रास्ता खराब है, इसलिए लौटने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तुम तीनों माँ और बाबूजी का ख्याल रखना और झोपड़ी से ज्यादा दूर मत जाना। नदी का पानी कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है? क्या करने का फैसला किया है बड़ी बहू? जरा हमें भी तो पता चले। तुम तीनों सुबह से खुसुर-पुसुर कर रही हो। माँ जी, हम सोच रहे थे कि जब तक हमारे पति काम ढूंढ कर नहीं आते तब तक हम तीनों नदी के किनारे वाली उस काली जमीन पर खेती शुरू कर दें। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। क्या कहा? खेती करोगी? अरे ओ आवत की रानियों, खेती करना कोई गुड़िया का खेल है क्या? तेज बारिश में पूरी फसल बह जाएगी और ऊपर से तुम तीनों ने कभी हाथ में खुरपी तक नहीं पकड़ी है। समाज के लोग क्या कहेंगे कि परिवार के लड़के शहर में मजदूरी कर रहे हैं और बहुएं नदी के कीचड़ में हल चला रही है। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। भगवती, रोकने वाली तुम कौन होती हो? जब लड़के बिना काम के भटक रहे हैं तो बहुएं अगर कुछ मेहनत करना चाहती हैं तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन बहुओं, सच बात तो ये है कि बीज और खाद के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बाबूजी, हमारे पास जो थोड़े बहुत पुराने बीज रखे हैं हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे और औजारों की जगह हम लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल कर लेंगे। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन सुबह से ही भयानक बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि झोपड़ी के ऊपर डाला हुआ फूस बार बार उड़ने को तैयार था। लेकिन राधा, मीरा और सावित्री के हौसले डगमगाए नहीं। वो तीनों फटे हुए कट्टे सर पर ओढ़कर नदी के किनारे उस चुनी हुई जमीन पर पहुंच गई। तेज बारिश की बूंदें उनकी पीठ पर तीरों की तरह चुभ रही थी, लेकिन उनके हाथों में मजबूत लकड़ियां थी जिनसे वो मिट्टी खोदकर क्यारियां बना रही थी। मीरा, तेज हाथ चलाओ। अगर ये बारिश और तेज हुई तो ये पानी हमारे बनाए हुए गड्ढों को फिर से मिट्टी से भर देगा। सावित्री, तुम पीछे से बीज डालती जाओ और मिट्टी से ढकती जाओ। भाभी, पानी बहुत ठंडा है। मेरे पैर पूरी तरह से सुन हो गए हैं और देखो, नदी का जल स्तर भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर पानी यहाँ तक पहुँच गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं सावित्री, हिम्मत मत हारो। हमें इन क्यारियों को चारों तरफ मिट्टी का एक बड़ा बांध तैयार करना होगा ताकि नदी का पानी सीधे खेतों के भीतर न घुसे। चलो जल्दी से मिट्टी के बोरे भरो। झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी सास भागवती ये सब देख रही थी। तेज बारिश में अपनी 3 बहुओं को कीचड़ और पानी से सराबोर होकर काम करते देखकर अब उसका कठोर दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और एक पुरानी फटी हुई पल्ली ओढ़कर खेतों की तरफ दौड़ पड़ी। अरे ओ पागल लड़कियों, तुम सब बीमार पड़ जाओगी तो मैं इस बुढ़ापे में दवाई कहाँ से लाऊंगी तुम्हारी? हटो सामने से। तुम लोगों को ठीक से मेड़ बनाना भी नहीं आता। लाओ वो लकड़ी मुझे दो। माँ जी, आप इस बारिश में बाहर क्यों आई? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप झोपड़ी में जाइए। चुप कर बड़ी बहू। जब बहुएं भूखे पेट पानी में खट रही हूँ तो सास सूखी जगह कैसे बैठ सकती है? सावित्री, तुम जाकर छोटे पत्थरों को इकट्ठा करो। हम इस तरफ से पानी का रास्ता मोड़ेंगे। ससुर दीनदयाल भी खड़े होकर अपनी पत्नी और बहुओं के इस जज्बे को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। पूरा परिवार अब एक साथ उस बंजर रेतीली जमीन को उपजाऊ बनाने में जुट गया। 4 दिन के बाद बारिश थोड़ी थमी। धूप की हल्की किरणें बादलों को चीर कर बाहर आई। नदी का पानी भी शांत होकर अपनी सीमा में वापस चला गया। उसी शाम राम, श्याम, मोहन शहर से वापस लौटे।
उनके चेहरे उतरे हुए थे और जेबें पूरी तरह से खाली थी। शहर की मिलें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। कहीं कोई काम नहीं मिला। बाबूजी, हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। पूरे शहर के चक्कर काट लिए, लेकिन किसी ने मजदूरी पर भी नहीं रखा। हर जगह काम बंद है। अब हम इस परिवार को कैसे पालेंगे? हाँ बाबूजी, राशन का आखिरी दाना भी आज खत्म हो गया। समझ नहीं आता कि आज रात घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बेटो, हिम्मत मत हारो। जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। जरा नदी के पास उस पार देखो। तुम्हारी पत्नियों ने क्या चमत्कार किया है। जाओ बेटा। तीनों भाइयों ने हैरान होकर नदी के किनारे देखा, जहाँ सिर्फ रेत और कीचड़ हुआ करता था। वहाँ अब हरी भरी छोटी छोटी क्यारियां मुस्कुरा रही थी। हरी मिर्च, ककड़ी, तरबूज और साग के छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए थे। राधा, मीरा और सावित्री टोकरियां लिए खेतों से ताजा साग तोड़ रही थी। ये सब कैसे हुआ? सावित्री, तुम लोगों ने इस रेतीली जमीन पर इतनी जल्दी फसल कैसे उगा ली? हाँ मोहन जी, ये सब राधा भाभी की सोच और माँ जी के आशीर्वाद का नतीजा है। जब आप लोग शहर में काम ढूंढ रहे थे, तब हम सब ने मिलकर इस मिट्टी को अपना पसीना दिया। देखो, आज रात के खाने के लिए ताजा साग तैयार है। राधा, मुझे माफ कर देना। मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढने का घमंड कर रहा था, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारे पास थी। तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारे घर को बिखरने से बचा लिया। राधा, स्वामी, पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया थक जाए तो दूसरे को आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब आप लोग भी आ गए हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो गई। 1 महीना बीत गया। मौसम अब पूरी तरह बदल चुका था। बीच बीच में होने वाली हल्की फुहारों ने फसल को अमृत जैसा पानी कर दिया था। नदी के किनारे वो पूरा इलाका अब ककड़ी, तरबूज और लाल मिर्च और ताजी सब्जियों से लद चुका था। फसल इतनी ताजा और अच्छी हुई थी कि पूरे गांव के लोग उसे देखने आने लगे थे। एक सुबह दीनदयाल ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार की, जो वो पड़ोसी से मांग कर लाए थे। बहुओं, आज तुम्हारी मेहनत की परीक्षा का दिन है। ये जितनी भी ककड़ी और ताजी सब्जियां टूटी हैं, इन्हें गाड़ी में ला दो। मैं आज इन्हें शहर की बड़ी मंडी में बेचने जा रहा हूँ। हाँ बेटा। अजी, जरा ध्यान से जाना, रास्ते अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। और हाँ, हमारी बहुओं की फसल का सही दाम मांगना। किसी के बहकावे में मत आ जाना। बाबूजी, ये मिर्च की बोरियां भी रख लीजिए। शहर के लोग तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके भी अच्छे दाम मिलेंगे। दीनदयाल गाड़ी लेकर शहर की मंडी पहुँचे। मंडी में चारों तरफ कीचड़ और बासी सब्जियां भरी थी। लेकिन जैसे ही दीनदयाल ने अपनी गाड़ी से नदी किनारे की ताजा, चमकीली और खुशबूदार सब्जियां निकाली, पूरी मंडी के व्यापारी उनकी गाड़ी के चारों तरफ जमा हो गए। नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण सब्जियों का आकार और रंग बहुत ज्यादा लाजवाब था। अरे बूढ़े दादा, अरे ये सब्जियां कहाँ से लाए हो? इतनी ताजी मिर्च और इतने बड़े तरबूज। अरे बाप रे, इतने बड़े तो पूरी मंडी में कहीं नहीं है। क्या भाव दोगे दादा, बोलो? अरे भाई, ये मेरी बहुओं के खून पसीने की फसल है। दाम तो पूरा लूंगा। पूरी गाड़ी के 20,000 रुपए लगेंगे। 1 पैसा कम नहीं होगा। अरे 20,000? अरे दादा, मैं तुम्हें इसके 25,000 रुपए दूंगा, बशर्ते तुम हर हफ्ते ऐसी ही ताजी सब्जियां सिर्फ मेरी दुकान पर लाओगे। बोलो भाई, सौदा मंजूर है कि नहीं? मंजूर है भाई, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मेरी बहुएं दिन रात मेहनत करेगी और तुम्हें इससे भी अच्छी फसल देंगी। हाँ। शाम के समय जब दीनदयाल घर लौटे तो उनके हाथों में पैसों से भरा हुआ थैला था। चेहरे पर संतोष था। झोपड़ी के भीतर पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश फिर हो चुकी थी।
लेकिन आज इस बारिश का डर किसी के चेहरे पर नहीं था। दीनदयाल ने वो थैला सीधे राधा, मीरा और सावित्री के हाथ में रख दिया। अरे लो मेरी बच्चियों, लो, ये तुम्हारी पहली कमाई है, पूरे 25,000 रुपये। मंडी के बड़े बड़े व्यापारी तुम्हारी उगाई सब्जियों के आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें हर हफ्ते ऐसी ही फसल मांगी है। हाँ, बहुत बढ़िया है। बाबूजी, 25,000 रुपए! हे भगवान, हमारी बहुओं ने तो सचमुच कमाल कर दिया। राम, श्याम, मोहन, देख क्या रहे हो? अपनी पत्नियों के आगे सर झुकाओ। इन्होंने हमें सड़क पर आने से बचा लिया है। अब हम कभी शहर नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। हम तीनों भाई भी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर इस नदी के किनारे बड़े पैमाने पर खेती करेंगे। हम तरबूज और सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापार शुरू करेंगे। हाँ भैया, हमारी पत्नियों ने हमें सिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बंजर रेत से भी सोना उगाया जा सकता है। बाबूजी, माँ जी, ये पैसे सिर्फ हमारे नहीं है, ये पूरे परिवार की एकता की जीत है। अगर माँ जी उस दिन बारिश में हमारा साथ ना देती तो शायद हम बारिश के बहाव के कारण हार मान लेते। और अब इन पैसों पर सबसे पहले हम इस झोपड़ी की मरम्मत करवाएंगे, या फिर इसकी जगह एक पक्का और मजबूत घर बनवा लेते हैं, ताकि अगली बार जब बारिश आए तो हमारी छत से पानी ना टपके और हम सब चैन की नींद सो सके। हाँ भाभी, लेकिन हम नदी किनारे बने इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी घर और खेती ने ही तो हमारे जीवन को सुधारा है। सावित्री की बात सुनते ही पूरी झोपड़ी हंसी और ठहाकों से गूंज उठी। बाहर बारिश की बूंदें अब झोपड़ी की छत पर किसी म्यूजिक की तरह बज रही थी, जो नदी कल तक उनके लिए डर और तबाही का कारण बनी हुई थी। आज उस नदी की मिट्टी ने तीनों बहुओं के अटूट हौसले, कड़े संघर्ष और निस्वार्थ मेहनत की बदौलत पूरे घर को एक नए और सुनहरे भविष्य का रास्ता दिखा दिया। गरीब और बेबस दिखने वाला वो परिवार आज आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था।